क्लासिफिकेशन ऑफ वो वोल्केनोज। ये जो ज्वालामुखी है कितने प्रकार के होते हैं और इसके प्रमुख प्रकारों के साथ साथ इसके एग्जाम्पल भी देखेंगे और साथ ही साथ विश्व स्थिति जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए ध्यान से देखना वीडियो को लास्ट तक। इसमें हम बात करेंगे ज्वालामुखी का वर्गीकरण, तो क्लासिफिकेशन ऑफ वोल्केनोज। तो जो ज्वालामुखी है, तो ज्वालामुखी को मुख्य रूप से दो भागों में डिवाइड किया गया है। दो भागों में, जिसमें क्रियाशीलता के आधार पर कि जो ज्वालामुखी है उसकी जो क्रिया है उसके आधार पर, और उद्गार के आधार पर कि उसका उद्गार कैसे होता है। तो इसका हम वर्गीकरण देखते हैं एक एक करके। पहला लेते हैं क्रियाशीलता के आधार पर। क्रियाशीलता के अनुसार अगर हम बात करें ज्वालामुखी की, तो इसमें पहला आता है जागृत ज्वालामुखी। जागृत ज्वालामुखी क्या होता है, यानी कि ऐसे ज्वालामुखी जो लगातार सक्रिय रहते हैं, अर्थात उनसे लावा की उत्पत्ति होती रहती है, या यूं कह सकते हैं कि जो एक लंबे समय अवधि से लगातार लावा, गैस, जलवाष्प आदि का उत्सर्जन करते आ रहे हैं। तो विश्व स्तर की बात करें तो विश्व में लगभग 1500 ज्वालामुखी, 1500 ऐसे ज्वालामुखी हैं जो अभी जागृत अवस्था में है। अर्थात विश्व पर 1500 के लगभग जागृत ज्वालामुखी अभी वर्तमान में सक्रिय रूप से क्रियाशील है। अगर हम इसकी आगे बात करें कि ऐसे मेजर जो जागृत ज्वालामुखी है, एक्टिव वोल्केनोज है, उनमें हम बात करें मोना लोवा और मोनाकी, जो हवाई द्वीप में स्थित है, और यह जागृत ज्वालामुखी के उदाहरण माने जाते हैं। इसके अलावा हम बात करें भूमध्य सागर में स्थित एक ज्वालामुखी है जिसका नाम है स्ट्रोम्बोली भी जागृत ज्वालामुखी का एक उदाहरण है। और हम मोना लोवा की बात करें तो मोना लोवा विश्व का सबसे बड़ा, ध्यान रखना, विश्व का सबसे बड़ा जागृत ज्वालामुखी है जो वर्तमान में सक्रिय है। और ये जो जागृत ज्वालामुखी होते हैं वो बहुत ज्यादा विनाशकारी होते हैं। विनाशकारी क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें ज्वालामुखी से लावा और गैसीय पदार्थ भारी मात्रा में निकलते रहते हैं और इनका लगातार उत्सर्जन होता रहता है। तो याद रखना, क्वेश्चन आ जाए कि जागृत ज्वालामुखी का उदाहरण है तो मोना लोवा, मोनाकी जो हवाई द्वीप में स्थित है, इसके अलावा स्ट्रोम्बोली जो भूमध्य सागर में स्थित है। और अगर बात करें हम कि विश्व का सबसे बड़ा जागृत ज्वालामुखी कौन सा है, तो मोना लोवा। ठीक है, कहां पर स्थित है? हवाई द्वीप में स्थित है। नेक्स्ट हम बात करें, यानी कि इसमें क्या होता है, लगातार विस्फोट होता रहता है, भयंकर विस्फोट के साथ इसमें ज्वालामुखी विस्फोट होता रहता है। नेक्स्ट हम बात करें सुषुप्त ज्वालामुखी। सुषुप्त ज्वालामुखी क्या होते हैं? ऐसे ज्वालामुखी जो शांत है, लेकिन अगर हम बात करें उनके इतिहास को उठाकर, तो इनका इतिहास अगर हम देखते हैं तो पास्ट में, यानी कि अपने पहले के समय में वो क्या होते, जागृत होते थे। अर्थात यूं कह सकते हैं कि ये कभी भी जागृत हो सकते हैं, या मर्त इनको हम घोषित नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इनके प्रमाण हमें मिलते हैं कि एक बार विस्फोट हो गया, उसके बाद काफी लंबी समय अवधि के दौरान ये शांत रहते हैं और फिर इनमें अचानक विस्फोट होता है। तो इसको हम यूं नहीं कह सकते कि ये शांत हो चुके हैं या मृत हो चुके हैं, तो इसमें कभी भी विस्फोट हो सकता है। और इनकी सुषुप्त ज्वालामुखी की बात करें तो सबसे ज्यादा जन और धन की हानि करने वाली जो ज्वालामुखी है वो होते हैं विषुप्त ज्वालामुखी। क्यों? क्योंकि ये शांत रहते हैं और फिर इनमें अचानक से विस्फोट होता है, तो वहां पे एक लंबी समय अवधि के दौरान वहां पे बस्तियां धस जाती है। तो उन बस्तियों में जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो वहां पर अधिक मात्रा में जन धन की हानि होती है। अगर हम इसका एक उदाहरण देखें तो एक उदाहरण है विसुवियस ज्वालामुखी, जो कहां पर स्थित है? इटली में स्थित है। ये सबसे क्या होते हैं? विनाशकारी ज्वालामुखी। अब इसकी विशेषता क्या है कि ये शांत रहते हैं और फिर अचानक से इनमें विस्फोट होता है। अगर विसुवियस की बात करें, विसुवियस ज्वालामुखी जो कहां पर स्थित है? इटली में, इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हम देखते हैं कि ये एक लंबी समय अवधि के दौरान शांत रहते हैं और फिर इनमें विस्फोट होता है। तो इनके विस्फोट के अगर कुछ हम सन देखें तो इसमें 1779 में इसमें विस्फोट हुआ था, फिर ये शांत हो गया। 1779 के बाद में ये शांत हो गया और फिर 1794 में पुनः इसमें विस्फोट देखने को मिलता है। इसके बाद 1803 में, 1872 में, 1906 में और 1927 में। और इसमें सबसे लास्ट बार जो विस्फोट हुआ था या जो विस्फोट देखा गया था वो था 1944 में, 1944 में। क्वेश्चन आ जाए
कि विसुवियस ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? इटली में। इसमें लास्ट बार विस्फोट कब हुआ था? 1944 में। तो ध्यान रखना, यानी कि ये शांत रहते हैं, लेकिन अचानक इसमें विस्फोट हो जाता है। तो इसको हम पूर्ण रूप से शांत नहीं कह सकते, अर्थात विषुप्त ज्वालामुखी के नाम से इनको जाना जाता है। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट इसका, शांत ज्वालामुखी, यानी कि ऐसे ज्वालामुखी जिनमें विस्फोट के प्रमाण एक बार विस्फोट होने के बाद में पुनः नहीं मिलते हैं। तो ऐसे यानी कि इनको मृत ज्वालामुखी के नाम से भी जाना जाता है। एक बार विस्फोट हो गया और काफी लंबे समय अवधि के दौरान इनमें पुनः विस्फोट देखने को नहीं मिलता, अर्थात इनसे जन धन की हानि नहीं होती। और इनमें क्या होता है, एक बार विस्फोट हो गया उसके बाद में ये जो ज्वालामुखी है इसका क्षेत्र बंद हो जाता है। इसको समझने की कोशिश करना, ये कैसे होती है। धरातलीय स्वरूप के अनुसार अगर अपन चले तो धरातलीय स्वरूप में अगर इनके ज्वालामुखी क्षेत्र की बात करें तो ये इनकी ज्वालामुखी नली है। तो इस ज्वालामुखी नली में काफी लंबे समय से ज्वालामुखी विस्फोट नहीं होता, या हजारों वर्षों से इसमें ज्वालामुखी विस्फोट देखने को नहीं मिलता है। नहीं मिलने के कारण इनकी जो नलियां होती है वो क्या हो जाती है, अवरुद्ध हो जाती है, बंद हो जाती है। और इनका जो क्रेटर होता है, क्रेटर क्या होता है, ज्वालामुखी का ऊपरी हिस्सा। तो ये जो ऊपरी हिस्सा होता है वो बिल्कुल क्या हो जाता है, ज्वालामुखी विहीन हो जाता है, अर्थात यहाँ पे वनस्पति का प्रादुर्भाव हो जाता है। यहाँ पे वनस्पति उग जाती है, अर्थात यहाँ पे इसका जो शंकु है इसको बोलते हैं शंकु, ज्वालामुखी शंकु, और ये होता है क्रेटर। इन पर क्या उग जाती है, वनस्पति अपना वर्चस्व स्थापित कर लेती है, अर्थात ये शांत हो जाता है। इनमें जो ये नीचे की ओर बोलते हैं इसको बोलते हैं मैग्मा भंडार या मैग्मा चैम्बर के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे ये बिल्कुल शांत हो जाता है। तो शांत होने के बाद में ये क्या हो जाते हैं, इनको हम मृत ज्वालामुखी की श्रेणी में डाल देते हैं। अगर बात करें इसके उदाहरण की तो पाकिस्तान अपना पड़ोसी मुल्क है, तो पाकिस्तान में एक ज्वालामुखी है जिसका नाम है कोह सुल्तान। क्या नाम है, कोह सुल्तान। तो यह मृत ज्वालामुखी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा अपना एक पड़ोसी देश और है म्यांमार। तो म्यांमार में माउंट पोपा, ध्यान रखना माउंट पोपा ये ज्वालामुखी है और ये म्यांमार में स्थित है, और कोह सुल्तान पाकिस्तान में स्थित है, जो मृत ज्वालामुखी के उदाहरण है। ऑलराइट, सेकंड हम बात करें उद्गार के अनुसार। अब आपके छोटे जो क्वेश्चन आते हैं वो यहां से आएंगे। उद्गार के अनुसार इसका सेकंड पार्ट है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें हम इसको दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। दो भाग कौन कौन से, पहला है इसका केंद्रीय उद्गार और दूसरा है दरारी उद्गार। केंद्रीय उद्गार का मतलब क्या होता है कि ऐसे ज्वालामुखी जिनकी उत्पत्ति या जिनका प्रवाह किसी एक केंद्र से, अर्थात किसी छिद्र या नली के माध्यम से अगर किसी ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो उसे केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी के नाम से जाना जाता है। सेकंड है इसमें दरारी उद्गार, अर्थात ज्वालामुखी का निर्माण या उत्पत्ति या धरातल पर जो प्रकट होता है वह किसी दरार या भ्रंश के माध्यम से होता है। धरातलीय क्षेत्रों में चट्टानों के मध्य जो दरार अथवा भ्रंश होती है उनके माध्यम से जब लावा बाहर की ओर आता है या मैग्मा बाहर की ओर आता है तो उसे दरारी उद्गार के नाम से जाना जाता है। अब इसमें लावा कैसा होगा, पतला, गाढ़ा नहीं होगा। इसमें सिलिका की मात्रा कम पाई जाती है, इसलिए यह दरारों के माध्यम से धरातल पर प्रकट होता है। अब विस्तार से देखते हैं केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी। केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी में एक आता है पीलियन तुल्य ज्वालामुखी। ये पीलियन तुल्य ज्वालामुखी क्या होते हैं, ऐसे ज्वालामुखी जिनमें भयंकर विस्फोट होता है। जलवाष्प, लावा, विभिन्न गैसें, जलवाष्प, मैग्मा और विभिन्न गैसें क्या होती है, अत्यधिक दबाव के साथ पृथ्वी के आंतरिक भागों से, अर्थात इस मैग्मा चेंबर से, यह मैग्मा चेंबर अथवा मैग्मा भंडार, इस मैग्मा भंडार से ऊपर की ओर आती है। जैसे ये ऊपर की ओर आती है तो बहुत ज्यादा दबाव होता है और यहाँ पे जलवाष्प, ध्यान रखना, एक आता है जलवाष्प। जलवाष्प का जो प्रतिशत होता है वह होता है 70 से या 65 से भी हो सकता है 90% तक, 65 से 90% तक जलवाष्प होता है, जो 135 डिग्री सेल्सियस तापमान पर वाष्प में परिवर्तित होकर भयंकर रूप धारण कर लेता है
और यह फिर ऊपर से चट्टानों को तोड़ते हुए बाहर की ओर निकलने की कोशिश करता है। तो अपना इसमें ये जो पहला है पिलियन तुल्य ज्वालामुखी, यानी कि इसका एक उदाहरण है क्रोकोटोआ, जो जावा द्वीप इंडोनेशिया के पास में स्थित है। और यहाँ पे जो विस्फोट हुआ था वह हुआ था 1883 में, मेंशन कर लेना। 1883 में यहाँ पर भयंकर विस्फोट हुआ था। मैं इसको मानचित्र के माध्यम से समझा देता हूँ, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो, ये जो अपना फर्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना इस चीज को। जो पिलियन तुल्य ज्वालामुखी है, हम भारत इसको विश्व स्तर पर देखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। एशिया महाद्वीप अपना, और यहाँ पे आपने देखा होगा इंडोनेशिया, सुमात्रा, जावा द्वीप है, और इधर ऑस्ट्रेलिया। मानचित्र में भी आपके ये क्वेश्चन आ सकता है, ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पे जो जावा द्वीप है, जावा द्वीप में कौन सी ज्वालामुखी का, वेसुवियस तुल्य ज्वालामुखी का उद्भव हुआ था या उत्पत्ति हुई थी। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो समुद्री क्षेत्र है, यहाँ पर भयंकर विस्फोट होता है। और कब होता है? 1883 में। 1883 में भयंकर विस्फोट होता है। और यहाँ पे जो द्वीप था, जावा द्वीप था, इसका एक तिहाई भाग इस ज्वालामुखी विस्फोट के साथ क्या होता है, उड़ जाता है, नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है। और इसका जो धमाका है वो इतना भयंकर था, इसकी भयंकर आवाज के साथ, यानी कि जो ऑस्ट्रेलिया का तटीय क्षेत्र है यहाँ तक सुनाई देता है। लगभग 4848 किलोमीटर दूर स्थित जो ऑस्ट्रेलिया का तटीय क्षेत्र है, यहाँ तक इस विस्फोट की आवाज जाती है। और इसका प्रभाव इतना भयंकर था कि इस समुद्र में, यहाँ पे कौन सा सागर है? हिंद महासागर। तो हिंद महासागर में इतनी भयंकर लहरें उत्पन्न हुई थी कि लगभग 37 मीटर सुनामी लहरों की उत्पत्ति हुई थी। और इस सुनामी के कारण यहाँ पर लगभग 36,000 लोगों की मौत हुई थी। तो ये कुछ आंकड़े हैं, इनको याद कर लेना कि यहाँ पे 1883 में विस्फोट हुआ था और इसकी जो आवाज थी वह 4800 किलोमीटर दूर ऑस्ट्रेलिया के तटीय क्षेत्रों में, और यहाँ पे जो सुनामी लहरें उत्पन्न हुई थी उनकी ऊंचाई थी लगभग 37 मीटर और मरने वाले लोगों की संख्या थी लगभग 36,000। तो ये भयंकर विस्फोट के साथ होने वाली ज्वालामुखी है। इसका मेजर उदाहरण है क्रोकोटोआ ज्वालामुखी, जो जावा द्वीप पर स्थित है। नेक्स्ट हम बात करें वेसुवियस तुल्य ज्वालामुखी। अब ये वेसुवियस तुल्य ज्वालामुखी क्या होते हैं, यानी कि इसमें भी गैस, जलवाष्प और मैग्मा तीव्र गति के साथ धरातल पर प्रकट होते हैं, जिसमें तेज धमाका होता है, तेज आवाज के साथ ये धरातल पर प्रकट होते हैं। और इसके जो प्रथम विस्फोट की अगर बात करें तो यूनान में, ध्यान रखना, यूनान में एक ज्वालामुखी है वेसुवियस यूनान में विस्फोट हुआ था। तो इसी के नाम के आधार पर इस प्रकार के ज्वालामुखी को वेसुवियस तुल्य ज्वालामुखी के नाम से जाना जाता है। इसका विस्फोट कब हुआ था? 79 ईस्वी में, 79 ईस्वी में विस्फोट हुआ था। और इसके अलावा अगर हम बात करें इसका उपनाम, तो इसे प्लिनी नाम तो सुना होगा आपने, प्लिनियन तुल्य ज्वालामुखी के नाम से भी इसको जाना जाता है, क्योंकि इसका जो अध्ययन है वह सर्वप्रथम किसने किया था? प्लिनी नामक विद्वान ने किया था। तो इस कारण इनके नाम पर प्लिनियन तुल्य ज्वालामुखी के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो इसमें भी ज्वालामुखी क्रिया होती है, तो उस समय जलवाष्प, मैग्मा और विभिन्न गैसें तेज आवाज के साथ धरातल पर प्रकट होती है। और इसमें जो ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा है वह बहुत अधिक ऊंचाई तक फैल जाता है और चारों ओर आसमान में धुआं, राख, गैस, जलवाष्प जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और फिर वो धरातल पर जब गिरते हैं तो उसमें जैसे वर्षा होती है वैसे वर्षा होती है लावा और मैग्मा की। और साथ ही साथ आप देख सकते हो इसकी संरचना, शायद स्क्रीन पर आप देख सकते हो। तो इस प्रकार की ये ज्वालामुखी हमें दिखाई देती है। नेक्स्ट हम बात करें वल्केनियन तुल्य ज्वालामुखी क्या होती है, यानी कि इस प्रकार की ज्वालामुखी में सेम वेसुवियस
कि समान घटना घटित होती है, लेकिन थोड़ा अंतर होता है। अंतर ये होता है जैसे वेसुवियस तुल्य ज्वालामुखी में लावा, मैग्मा और गैसें आदि तेज आवाज के साथ धरातल पर प्रकट होते हैं और काफी ऊंचाई तक आसमान में फैल जाते हैं। तो इतना इसमें होता है। इसके बाद में क्या होता है, जब इसमें एक उद्गार हो जाता है, एक बार विस्फोट हो जाता है, उसके बाद में जब अगला विस्फोट होता है, यानी कि एक बार विस्फोट होने के बाद में, जैसे तेज आवाज के साथ विस्फोट होने के बाद में जब अगला विस्फोट होता है, तो इसमें वल्केनियन तुल्य ज्वालामुखी में जो ज्वालामुखी का क्रेटर होता है यानी कि मुख होता है, क्रेटर ये वाला ध्यान रखना, ये मुख, ये क्या होता है, अगले धमाके के साथ टूट जाता है। इसमें जो लावा होता है या मैग्मा होता है उसको बाहर की ओर फेंक दिया जाता है। यही अंतर इसमें देखने को मिलता है। और इससे भी क्या होता है, तेज आवाज आती है, गैसें, जलवाष्प सब बाहर निकलते हैं। अब इसके कुछ उदाहरणों की बात करें तो एक है भूमध्य सागर में लिपेरी द्वीप है। कौन सा द्वीप, लिपेरी द्वीप। लिपेरी द्वीप कहाँ स्थित है, भूमध्य सागर में। अब इसमें इसकी एक विशेषता और है, इसका जो लावा होता है वो कैसा होता है, गाढ़ा होता है। लावा गाढ़ा होता है, बेसिक जो बेसाल्ट होता है, बेसाल्ट के समान गाढ़ा होता है। तो गाढ़ा होने से उसमें जो चट्टानें होती है वो थोड़ी कठोर होती है, तो उसमें चट्टानों के टुकड़े भी होते हैं। और वो टुकड़े जब तेज धमाके के साथ आसमान में फेंके जाते हैं तो लेपेली व बम जैसी आकृतियां हमें दिखाई देती है। लेपेली क्या होती है, बम क्या होता है, पिछली क्लास में आप देख चुके हो। तो वैसी संरचनाएं हमें दिखाई देती है। और इसमें से जो लावा का जो प्रवाह होता है, जब लावा देखना इधर, यानी कि जो लावा जाता है आसमान में तो उसमें जो धूल कण जलवाष्प है वह कैसे हो जाते हैं, फूल गोभी के समान आसमान में फैल जाते हैं। फूल गोभी तो आपने देखी होगी, तो फूल गोभी के समान यह संरचना दिखाई देती है। नेक्स्ट है स्ट्राम्बोली तुल्य, यानी कि स्ट्राम्बोली के जैसे बनने वाली संरचनाएं। स्ट्राम्बोली कहाँ पर स्थित है, भूमध्य सागर में सिसिली द्वीप के पास में। सिसिली द्वीप है भूमध्य सागर में और इसके सिसिली द्वीप के उत्तरी भाग में यह ज्वालामुखी अर्थात स्ट्राम्बोली तुल्य ज्वालामुखी पाई जाती है। इसमें लावा अर्थात बेसाल्ट जैसे और गाढ़ा होता है। लावा का जो प्रवाह होता है वो गाढ़ा होता है। इसमें भी धमाके के साथ ज्वालामुखी का उद्गार होता है। लेकिन इसमें थोड़ा अंतर होता है कि इसकी जो तीव्रता होती है वह कम देखने को मिलती है। इसकी तीव्रता कम पाई जाती है। एक विस्फोट होने के बाद में दूसरा जो विस्फोट होता है, अगर उसमें अंतराल ज्यादा हो जाता है, अगर अंतराल फर्स्ट विस्फोट के बाद में दूसरा जो विस्फोट होता है उसमें अंतराल थोड़ा ज्यादा हो जाता है और गैसों की मात्रा बढ़ जाती है, तब इसमें थोड़ी तेज आवाज के साथ धमाका होता है और पुनः उद्गार होता है और लावा आसपास के क्षेत्रों में फैलता रहता है। और इसकी जो दीवारें होती है, किसकी, क्रेटर की दीवारें, उन दीवारों के आसपास लावा फैलता रहता है और इसमें जो उपनलिकाएं होती है उनके माध्यम से लावा क्रेटर से बाहर निकलता रहता है। नेक्स्ट हम बात करें हवाई तुल्य ज्वालामुखी। हवाई द्वीप में मोना लोवा व मोआकी इसके प्रमुख उदाहरण है। हवाई द्वीप में स्थित है और इसके जो उदाहरण है मोना लोवा और मोआकी। और मैंने शुरुआत में बताया कि ये जागृत ज्वालामुखी के उदाहरण है, अर्थात ये खतरनाक ज्वालामुखी है जो आज भी सक्रिय है। और इसमें जो आवाज आती है वह पटाखे जो हम फोड़ते हैं उनकी आवाज आती है, उनके समान इसमें जब लावा का विस्फोट होता है तो उस समय इसकी आवाज आती है। इसके अलावा हम बात करें तो लावा है, उसमें जो विस्फोट होता है वो धीरे होता है। तो लावा की मात्रा कम होने के कारण जो लावा निकलता है वह क्रेटर की दीवारों के चिपक जाता है और कभी कभी थोड़ा सा ज्यादा लावा निकलता है तो ये जो नलिकाएं होती है उनके माध्यम से बाहर की ओर निकल जाता है और लावा थोड़ी दूर में फैल जाता है। नेक्स्ट है ज्वालामुखी की संरचना, कि ज्वालामुखी कैसे होती है और इसकी जो आंतरिक संरचना वो कैसे होती है। सबसे पहले हम बात करें, एक छोटा सा मैग्मा चेंबर बनाते हैं। तो ये मैग्मा चेंबर देख सकते हो, इसमें यहाँ पे मैग्मा है तो इसको बोलते हैं मैग्मा चेंबर। ये मैग्मा चेंबर में जब यहाँ पे ताप बढ़ेगा, दाब बढ़ेगा, पानी की मात्रा बढ़ेगी तो जलवाष्प बनेगा। जैसे ही जलवाष्प बनता है तो जलवाष्प ऊपर की ओर उठता है। ऊपर की ओर उठने के कारण एक नली का निर्माण करता है, तो इसे बोलते हैं हम मैग्मा चेंबर। मैग्मा चेंबर के बाद में जहां से लावा का या मैग्मा का प्रवाह होता है उसे ज्वालामुखी नली के नाम से जाना जाता है। और
और अगर इसमें से छोटी छोटी और नलियां बन जाती है तो इनको उपनली के नाम से जाना जाता है, उपनली या उपसायिका के नाम से जाना जाता है। और जहां पर ज्वालामुखी का लावा धरातल पर प्रकट होता है और लावा चारों ओर एक शंकुनुमा आकृति बना लेता है तो इसे ज्वालामुखी शंकु के नाम से जाना जाता है। और इसका जो मुख होता है, सबसे ऊपरी भाग, इसको बोलते हैं क्रेटर के नाम से। किस नाम से जाना जाता है? क्रेटर के नाम से जाना जाता है। तो ये तो ज्वालामुखी के प्रकार या वर्गीकरण बोल सकते हैं। अगली क्लास में हम देखेंगे कि ज्वालामुखी से बनने वाली जो संरचनाएं वो कौन कौन सी है, बाह्य संरचनाएं और आंतरिक संरचनाएं कौन कौन सी होती है, वहां से छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देखते हैं अगली क्लास में अगला पॉइंट।